हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 12 का कैलकुलस का पहला चैप्टर है। दैट इज मतलब अगर कैलकुलस देखो तो उसका सेकंड चैप्टर आ रहा है कंटिन्यूटी, और उस चैप्टर को हमें इन डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी को खत्म करेंगे, लिमिट ऑलरेडी कंप्लीट होगी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है ना, तो इसका कुछ कुछ बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ लिमिट्स में कर रखा है, आप उधर से समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, ऑलरेडी ये एक्सप्लेन है उधर, है ना, कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको ये जज करना है कि एक फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे क्या है, सब कुछ देख चुके हैं। अभी बस इतना सा याद करो कि एक फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। आप अच्छे से जानते हो कि एक फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाए, और दोनों किसके इक्वल हो जाए, एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल हो जाए। मैं फाइनाइट लिमिट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर इनफिनिट लिमिट्स है तो ये इंफिनिटी को टेंड करेगा तभी एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट लिमिट एग्जिस्ट करने का मेन कंडीशन आपका यही था, आप जानते हो। ठीक है, दैट इज अच्छा, जैसे एक एग्जांपल भी मैंने आपके साथ लिया था, डिस्कस किया था, याद है आपको, कि इस प्रकार से एक डाउनवर्ड पैराबोला बनाया था, और ये x इक्वल टू a पे मैंने बोला था कि वैल्यू यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ आ रहा है ना? तो आपने चेक करके बोले थे सर LHL RHL दोनों तो सेम जगह पे टेंड कर रहे हैं, दैट इज L1, बट x इक्वल टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो तो L1 नहीं है, वो तो L2 है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है सर, बट एज लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू गिवन, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। बट वही पॉइंट अगर इसी जगह पे हो जाता क्लोज्ड, तो मैं क्या बोलता कि दोनों तरफ से टेंड करने के बाद फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल हो जाता, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाता। लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल हो जाता, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाता एट दैट पॉइंट एट x इक्वल टू a, एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a। और तब कहीं ना कहीं अपन x इक्वल टू a पे इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी डिस्कशन से कंटिन्यूटी का बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन क्लियर है। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूटी का बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन इसी डिस्कशन से क्लियर था। मैंने लिमिट चैप्टर में ऑलरेडी आपको अच्छे से मेहनत करके ये समझा रखा है कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा। बस इस ए फाइनाइट क्वांटिटी के जगह पे क्या आ जाएगा, फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा। जिस पॉइंट पे आप फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो, जिस पॉइंट पे आप ये देखना चाहते हो कि क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू अगर LHL RHL के इक्वल हो गया, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा उसी पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं डेफिनेशन में लिखूं, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो क्या लिखूंगा, ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज said to be continuous at x equal to a। सब कुछ लिखा हुआ है शीट में, मैं ये सब फालतू समय वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली बता के दे रहा हूं। शीट है अभी तो आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा और सब कुछ तैयार है। ठीक है, ए फंक्शन y बराबर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ए फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a if left hand limit at x equal to a is equal to right hand limit at x equal to a is equal to a finite quantity था for existence of limit। और कंटिन्यूअस होने के लिए तो लिमिट का एग्जिस्टेंस होना ही पड़ेगा, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूअस होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे इस ग्राफ में था, इस वाले ग्राफ में था, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था बट कंटिन्यूअस नहीं था। बट कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ए फाइनाइट क्वांटिटी के जगह पे क्या आ जाएगा, फंक्शनल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल टू a। समझ में आ रहा है? दैट इज LHL क्या हो गया, लिमिट ऑफ fx। LHL कहां पे, x इक्वल टू a पे, तो x इक्वल टू a पे क्या होगा, LHL a माइनस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू a प्लस इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से आप h के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो यहाँ पे a माइनस h आएगा, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0, f of a plus h आएगा is equal to f of a। This is the definition of continuity for a function। समझ में आ रहा है ना? एक फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पे उसका राइट हैंड लिमिट इक्वल होना पड़ेगा फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है ना? फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, एंड वो दोनों की दोनों चीज किसके इक्वल होना पड़ेगा, f of a के इक्वल होना पड़ेगा, दैट इज फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a। तभी जाकर के अपन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अगर कोई बोल दिया क्या फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे। हाँ,
है ना। कंटिन्यूटी इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, बट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है वो डज नॉट इंप्लाई, मतलब वो इंप्लाई नहीं करता कंटिन्यूटी को, वो कन्वर्स ट्रू नहीं है। आप समझ सकते हो उस चीज को, ठीक है। एग्जांपल आपके पास है, आप अच्छे से देख करके समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन कंटिन्यूटी का, है ना। हम लोग डिटेल में इसका थ्योरी को बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में बस इतना सा ही है थ्योरी, इतना तक बता दिया, आपका बोर्ड एग्जाम का थ्योरी खत्म। बट मैं उसको इन डिटेल में थ्योरी 6-7 पेज में आपको स्टडी कराऊंगा, ठीक है, ताकि और अच्छे से सब डिसकंटिन्यूटी का रीजन वगैरह पता चले, है ना। एक फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है किसी जगह पे, तो क्या छुपा हुआ राज है उसके पीछे जिस वजह से वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है उस पॉइंट पे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपका कंटिन्यूटी का बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन, सही है ना। अभी हम बात करते हैं कि सर आपने तो अभी तक हमें ये बताया, आपने तो अभी तक हमें सिर्फ ये बताया कि एक फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा और किस कंडीशन के आधारित होगा, ठीक है। एक फंक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा और किस कंडीशन के आधारित होगा। अभी अगर मैं आपको पूछता हूं सर कि एक फंक्शन एक इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, वो आप कब बोलोगे? भाई ऑब्वियस चीज है, अब सोचो ना, है ना। इन्फिनिट पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के तो इंटरवल बना जाते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। तो उन हर एक पॉइंट में फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि फंक्शन को अगर इस a, b ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना है, तो फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। नहीं आ रहा है बात समझ में? क्लियर है भाई? फंक्शन को अगर a, b ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना है, फंक्शन को अगर a, b ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना है, तो फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। समझ में आ रहा है ना? इस इंटरवल का हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। क्लियर है बात? क्या ए और बी पे भी होना पड़ेगा? अरे भाई ए और बी तो इंक्लूड ही नहीं है, तो ए और बी पे क्यों कंडीशन लगा रहे हो? एक्सेप्ट ए एंड बी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे हो जाएगा कंटिन्यूअस? वो नहीं हो सकता ना। ए से बी तक ये इंटरवल है, फंक्शन यहां से ऐसे जा रहा है और फिर यहां से ऐसे जा रहा है, तो थोड़ी ना चलेगा। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आ गया ना, समझ में आ रहा है? डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो ए से बी पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए उस इंटरवल का एक एक पॉइंट को फंक्शन में, एक एक पॉइंट में फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। दैट इज हर एक पॉइंट पे एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू का कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट आता है, सर अगर ये ओपन इंटरवल ना होकर के क्लोज इंटरवल हो जाता तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता। पहला कंडीशन हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल a, b, क्योंकि ये तो इसके अंदर घुसा हुआ है ना। फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए इस इंटरवल का हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। हर एक पॉइंट में एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू का कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। दैट इज हर एक पॉइंट, मतलब क्या, ये इंटरवल तो इसके अंदर आ गया, और अगर इससे ये को सब्ट्रैक्ट कर दी तो बचा क्या? ए और बी बचा सिर्फ। समझ में आ रहा है ना? और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगा देंगे? फंक्शन must be continuous at x equal to a and b also, ठीक है। फंक्शन must be continuous at x equal to a and b also, at x equal to a and b also। समझ में आ रहा है? बट अगर मैं x equal to a पे फंक्शन का कंटिन्यूटी का बात किया, अगर मैं x equal to a पे फंक्शन का कंटिन्यूटी का बात किया, तो आप देख सकते हो कि x equal to a पे ये वन साइडेड लिमिट देगा। समझ में आ रहा है ना? दैट इज इसका एक साइड तो प्रेजेंट ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है भाई। नहीं आ रहा है? डोमेन में तो नहीं है ना x इक्वल टू a का लेफ्ट साइड, डोमेन में है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर डोमेन में नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? राइट साइडेड कंटिन्यूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट साइडेड कंटिन्यूटी। मतलब इसके लिए x इक्वल टू a पे सिर्फ इतना सा कंडीशन हो जाएगा कि अगर आरएचएल फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो गया, तभी जाकर के हम बोल देंगे x इक्वल टू a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। याद है ना? वन साइडेड लिमिट में हम क्या बोलते थे? अगर आरएचएल एक फाइनाइट क्वांटिटी हो गया तभी हम उसको रूट एक्स टेंडिंग टू 0, वो सब याद नहीं क्या? पढ़ाया तो था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर पढ़े हो तो याद होगा डेफिनेटली, ठीक है। सिमिलरली बी पे भी कंडीशन जो है वो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू नहीं होगा, वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा? वन साइडेड होगा। दैट इज सिर्फ एलएचएल इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा कंटिन्यूटी का कंडीशन एट एक्स इक्वल टू बी, और एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी का कंडीशन हो जाएगा आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि इसके उधर और इसके इधर प्रेजेंट ही नहीं है ना फंक्शन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b पे कंटिन्यूअस होना चाहता है तो सबसे पहले उसको ओपन इंटरवल a, b पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, और साथों साथ x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पे राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड कंटिन्यूटी शो करना होगा, ठीक है। और अगर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहता है तो फंक्शन का एक एक पॉइंट पे
कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, है ना। इस इंटरवल का एक एक पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अभी बोलोगे सर अगर इंटरवल में चैप्टर ने दे दिया तो हम इतना कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे अपन कैसे सोचेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। उसके लिए मुझे सवाल का हेल्प लेना पड़ेगा और जब क्वेश्चन आएगा उसी जगह पे मैं आपको ये चीज डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन किया जाएगा ताकि आपको देख के ही सवाल लग रहा होगा। ठीक बात है। एग्जैक्टली आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ढूंढने के लिए बोलता है। ठीक है, कोई भी इंटरवल अगर देगा तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ढूंढने के लिए बोलता है, मतलब फंक्शन जहां पे डिफाइन नहीं है, एग्जैक्टली डोमेन का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने बेसिक जो भी फंडामेंटल सा चीज है वो हमने बातचीत कर लिया। अभी मैं देख लेता हूं शीट में और कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। पहले तो वही डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह है ना, देख सकते हैं इस चीज को। फिर आपका कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल वो सब भी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है ना। चलो अभी नोट में देखो, कंटिन्यूटी मस्ट बी टॉक इन इट्स डोमेन। कंटिन्यूटी मस्ट बी टॉक इन इट्स डोमेन। समझ आ रहा है? कंटिन्यूटी मस्ट बी टॉक इन इट्स डोमेन। जैसे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, है ना। कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है जैसे fx इज इक्वल टू 10x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। देखो एक फंक्शन का कंटिन्यूटी जो है ना वो उसका डोमेन में बातचीत चलता है हमेशा। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं बोल देता हूं कि fx इज इक्वल टू 10x मेरा फंक्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ देखो, fx इक्वल टू 10x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है ना। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर आपको 10x का ग्राफ याद नहीं है, आपको 10x का ग्राफ याद नहीं है। ये देखो सर मेरे को याद है। मैं बोलूंगा अच्छी बात है बेटा, ठीक है, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, बट आप ध्यान नहीं दिए। वो बोलेगा सर π/2 में तो 10x डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। मैं बोलूंगा अरे भाई ये डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये उसका डोमेन के नहीं है पॉइंट। π/2 उसका डोमेन में इंक्लूड ही नहीं है, तो उसमें कंटिन्यूटी का बातचीत होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। कंटिन्यूटी मस्ट बी टॉक इन इट्स डोमेन। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स का एडवांस में वन और मोर देन ऑप्शन में आपको फंसा सकता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, कंटिन्यूटी एक फंक्शन का उसका डोमेन में होगा। अभी ये ग्राफ आपको 10x का याद है, बोल दोगे π/2 3/2 2n+1 π/2 में 10x डिसकंटिन्यूअस है। अरे नहीं है भाई, ये तो इसका डोमेन का पॉइंट से नहीं है। अगर डोमेन में ही नहीं है फंक्शन तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं आता है ना। ठीक है, तो 10x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन बिकॉज ये सारे पॉइंट जहां डोमेन में देखो ना वो कहीं पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, बिल्कुल नहीं। डोमेन में तो पूरा कंटिन्यूअस है। तो 10x डोमेन में अपना डोमेन में ये पूरा कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहां पे है? सिर्फ उधर आपका क्या बोलते हैं उसको, डिसकंटिन्यूअस है सिर्फ 2n+1 π/2 पॉइंट्स पे, जो इनका डोमेन में ही इंक्लूड नहीं है। fx इज इक्वल टू 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अरे भाई x इक्वल टू π/2 में ये डिसकंटिन्यूअस है ना, बोलना तो पड़ेगा ये डिसकंटिन्यूअस है। अलग से पूछा है। डोमेन में अगर पूछता है तो मैं बोलूंगा बिकॉज ये पॉइंट उसका डोमेन में इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, तो डोमेन में तो वो कंटिन्यूअस है। और π/2 में वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, वो भी तो ट्रू है ना। समझ में आ रहा है ना। घुमा के पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को। ठीक है, शीट का एक एक लाइन को अच्छे से दिमाग में क्लिक कराइएगा तो अपना आप ही सब कुछ हो जाएगा, आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। fx इक्वल टू 10x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। ये देख पाई पे तो ये fx इक्वल टू 10x कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है। fx इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। fx इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। fx इक्वल टू 1/x, क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ कंटिन्यूअस है। आप बोलोगे सर ये, अरे भाई ये तो उसका डोमेन में ही नहीं है, अपने डोमेन में तो ये कंटिन्यूअस है ना, क्या दिक्कत दे रहा है? समझ में आ रहा है। बॉक्स एक्स को नहीं बोल सकता हर जगह पे कंटिन्यूअस, क्योंकि बॉक्स एक्स में x इक्वल टू 1 2 3 4 ये सब उसका डोमेन में है, बट इंटीग्रल पॉइंट्स में वो डिसकंटिन्यूटी शो करता है। ग्राफ देख लो आप, जंप करता है ना, जंप। भाई समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो वही चीज है ना, अपने डोमेन में जो कंटिन्यूअस है उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, बट फॉर ऑल रियल नंबर्स क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कहां पे? x इक्वल टू 0 पे। बट अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। अगर मैं बोलता हूं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब आप ये समझ जाना कि सर कहां पे बातचीत कर रहे हैं? उसका डोमेन में बातचीत कर रहे हैं। डोमेन के बाहर अगर बातचीत कर रहे हो तो कहां पे बातचीत कर रहे हो तो स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा ना। जैसे 10x x इक्वल टू 3/2 2n+π/2 में डिसकंटिन्यूअस है, सही है ये स्टेटमेंट, बट उसके लिए मैं 10x को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोल सकता। 10x इज कंटिन्यूअस इन इस डोमेन। ठीक है,
मैं अगर ये बोलता हूं कि बॉक्स एक्स इज कंटिन्यूअस इन दिस डोमेन, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये सारे बॉक्स एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, सिग्मा मैक्स, ये सारे स्पेशल फंक्शंस आप देखते हो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे नोट में लिखा हुआ है, देखो, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए। एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, तो उसका मतलब है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा एक्स इक्वल टू ए में, बता चुका हूं। बट अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूअस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो, अभी लेफ्ट साइडेड कंटिन्यूटी, राइट साइडेड कंटिन्यूटी का क्या चक्कर होता है वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। जैसे जैसे मान लो इस प्रकार का कोई फंक्शन है, इस प्रकार का कोई फंक्शन है, मान लो यहां से ऐसे है और फिर यहां से ऐसे है, ये है आपका ए। तो एट एक्स इक्वल टू ए आपको क्या देखने को मिल रहा है बोलो तो, कि LHL, ये मान लो L1 है और ये मान लो L2 है। LHL किस क्या है, इधर से टेंड करो तो ये किसको जा रहा है, L1 पे जा रहा है। f इक्वल टू f ऑफ a, फंक्शनल वैल्यू कितना है, L1 ही तो है ना, बिकॉज x इक्वल टू a पे यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, मतलब आंसर कहां पे है, x इक्वल टू a पे है, मतलब सॉरी L1 पे है। x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे होगा ना, अगर यहाँ पे नहीं होता तब तो यहाँ पे क्लोज ओपन सर्कल होता और यहाँ पे क्लोज होता। समझ में आ रहा है ना। तो LHL और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया, और RHL किसके इक्वल हो गया, L2 के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है ना, RHL किसके इक्वल हो गया, L2 के इक्वल हो गया ना भाई। समझ में आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, नहीं है। समझ में आ रहा है। बट स्टिल मैं इस फंक्शन को लेफ्ट साइडेड कंटिन्यूटी बोल सकता हूं, बिकॉज LHL और फंक्शनल वैल्यू तो इक्वल है ना, इस वजह से मैं उसको लेफ्ट साइडेड कंटिन्यूटी बोल सकता हूं। बट ओवरऑल ये फंक्शन x इक्वल टू a पे एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे ओपन सर्कल कर देता हूं, अगर मैं यहां पे ओपन सर्कल कर देता हूं और ऊपर में क्लोज सर्कल कर देता हूं, तब समझ जाओगे कि x इक्वल टू a पे फंक्शन जो यहां पे है वो क्या है, LHL L1 की इक्वल है, बट RHL और L2 का फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तब ये राइट साइडेड कंटिन्यूटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बट ओवरऑल x इक्वल टू a पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका दिमाग में पूरा फिट हो जाना चाहिए सब। ठीक है, क्लियर है भाई, है ना। अभी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक फंक्शन को किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होने के पीछे वजह क्या क्या है वो आपको ढूंढ करके बताना है। समझ में आ रहा है ना, वजह क्या क्या है वो आपको ढूंढ करके प्रॉपर्ली बताना है। ठीक है, तो 3 प्रकार के रीजंस आते हैं एक फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी के पीछे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखो, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जरा ध्यान से देखना रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। तो रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पीछे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीजन जो हमारे पास आ सकता है वो क्या है कि फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ। एट एक्स इक्वल टू ए मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो क्या क्या वजह हो सकता है उसके डिसकंटिन्यूटी के पीछे। पहला वजह क्या है कि उस पॉइंट पे सर फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है ना, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता है तो फंक्शन का कंटिन्यूटी का तो कोई सवाल ही नहीं आएगा ना भाई। जैसे एग्जांपल दो सर, एग्जांपल ले लो बॉक्स एक्स, फेमस फंक्शन बॉक्स एक्स ले लो, देख लो ना बॉक्स एक्स का ग्राफ, ये देखो ऐसे होता ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ये देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है ये सब पॉइंट्स में? नहीं करता है ना भाई। LHL 0, RHL 1 करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स में। तो क्या फंक्शन कंटीन्यूअस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो। समझ में आ रहा है ना, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो। क्लियर है बात? पक्का? चलो दूसरा पॉइंट, सर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बोले सर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा है। सर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होता है तो कंटीन्यूअस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे ये वाला एग्जांपल था ना,
लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट फंक्शनल वैल्यू क्या था, L1 था, और लिमिटिंग वैल्यू कितना था, L2 था। तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू L2 भी फाइनाइट आ रहा है, बट वो चीज L1 के इक्वल नहीं है, इसीलिए वो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो पाया। अगर ये पॉइंट यहां पे होता तो ये कंटीन्यूअस हो जाता, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट यहां पे होता तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाता। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया सेकंड रीजन एक फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस होने के पीछे। जैसे एक एग्जांपल ही मैं दिखा देता हूं आपको, है ना। इस प्रकार से कोई फंक्शन में बना सकता हूं ना। मान लो एक फंक्शन है sin x by x when x is not equals to 0, और उसी का आंसर मैंने 2 दे दिया when x is equal to 0। तो LHL RHL आप निकाल करके लिमिटिंग वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट sin x by x x टेंडिंग टू 0, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2 है। समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 हो गया। अगर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 2 हो गया तो फंस गए ना हम। क्या फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है, क्या 1 और 2 इक्वल है, नहीं है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं इस 2 को हटा करके यहाँ पे क्या डाल देता, 1 डाल देता, तो फंक्शन क्या हो जाता, कंटीन्यूअस हो जाता। मतलब इस फंक्शनल वैल्यू को अगर मैं चेंज कर देता हूं तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस बन सकता है। मतलब इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। बस इसी को तो चेंज करना है ना, इस फंक्शनल वैल्यू को ही तो चेंज करना है ना। तो ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है दोस्त, कि इसका नाम क्यों दिया गया। इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। रिमूवेबल मतलब इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, मतलब इस फंक्शन को कंटीन्यूअस बनाया जा सकता है बाय चेंजिंग द फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a। बस इसी का ही तो लफड़ा है ना, इसी का ही तो लफड़ा है ना। तो इन दोनों को चेंज कर दो, खत्म बात है, फंक्शन कंटीन्यूअस बन जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू के साथ तो कोई छेड़खानी करना नहीं है ना। इसीलिए इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम चेंज कर सकते हैं इनटू ए कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। मतलब x इक्वल टू a पे इस प्रकार के डिसकंटिन्यूटी को हम चेंज कर सकते हैं। हकीकत में देखो भी चेंज होता नहीं है, ऐसे एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए उसका नाम दिया गया है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, बोले सर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है ना, यही नलायक डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, मतलब एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। जैसे मैंने एफ एक्स है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, क्या x इक्वल टू 2 पे ये कभी कंटिन्यूटी शो कर सकता है, नहीं, बिकॉज x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो f ऑफ a, f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड हियर। तो f ऑफ a ही अगर एग्जिस्ट ना करे, f ऑफ a ही अगर डिफाइन ना हो, बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट ना लिख के लिखो नॉट डिफाइंड, f ऑफ a ही अगर नॉट डिफाइंड हो जाए वुड x इक्वल टू a पे, तब फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो तो करेगा ही। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये 3 बेसिक रीजन होता है एक फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी के पीछे। एक फंक्शन किस वजह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उसके पीछे जो छुपा हुआ रीजन होता है वो यही होता है। समझ में आ रहा है। इन सारे चीजों की वजह से एक फंक्शन जो है वो किसी न किसी पॉइंट पे क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। सही है बात, क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते भाई। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया यहां पे, हाँ? मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी के पीछे का सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो वो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा है, दूसरा रीजन हो गया। या फिर तीसरा रीजन क्या हो सकता है, वो उस x इक्वल टू a पे फंक्शनल वैल्यू ही डिफाइन ना हो। ठीक है, अगर फंक्शन वैल्यू ही डिफाइन ना है तो कंटिन्यूटी का कोई सवाल ही नहीं आता है ना उस पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली देखो भी मैंने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा है। अभी अभी आपने रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी क्या क्या है उन तीनों रीजन को समझे। उसी 3 रीजन के आधारित हमने टाइप्स को अलग अलग क्लासिफाई कर रखा है कि डिसकंटिन्यूटी के अलग अलग टाइप्स क्या है। देखो बेसिकली ये सब नाम आपको एनसीईआरटी लेवल में तो नहीं मिलेगा, अभी आईटी के लेवल में भी नहीं है। ऑफिशियली ये सब तो ग्रेजुएशन मिलता है, बट मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको इन डिटेल में एक एक चीज पढ़ाऊंगा ताकि और अच्छे से चीजों को डेप्थ में समझ आए। और जब समझ आएगा चीजें तभी जाकर के हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बेहतर है ज्यादा कुछ ऐसे हैवी लोड नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत नाम है बस उसको याद रख लो और उसके साथ साथ
प्रॉपरली नाम बस है नहीं, बाकी क्वेश्चंस तो है वो कंसेप्ट के हिसाब से पूछ लेते हैं ना, बट आप नाम के साथ साथ अगर एक बार याद कर लोगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा, और कोई मेरा लॉजिक नहीं था इसके पीछे, ठीक है। तो आप भी एक बार याद करने की कोशिश कर लो तो अच्छा होगा। याद कुछ नहीं करना है, नाम देखोगे अपना आप चीजें समझ आ जाएगा, है ना। बेसिकली मुझे अगर नाम याद रहता है तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी याद करने में ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं आपके लिए भी ये चीज बोला, ठीक है ना। क्या पता कब आ जाए जी, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टाइप क्या होता है आपका, रिमूवेबल टाइप, मतलब ऐसे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिस टाइप को हम शायद रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चीजें चेंज करके इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका नॉन रिमूवेबल टाइप, जो कभी भी रिमूव किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा उस पॉइंट पे। सबसे पहले मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। अगर फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं होता, जैसे थर्ड रीजन था ना पहले, fx इज इक्वल टू आपका था ना x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 एट x इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी जहां पे फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो भी सकता है, बट फंक्शनल वैल्यू खुद नॉट डिफाइंड होने की वजह से फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के डिसकंटिन्यूटी को हम मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। चलो, रिमूवेबल टाइप का दूसरा फंडा क्या है आप जानते हो, एफ ए तो डिफाइन हो रहा है बट वही फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मिसिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड टाइप, आइसोलेटेड रिमूवेबल टाइप, आइसोलेटेड टाइप नहीं, आइसोलेटेड रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ आ रहा है ना, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ आ रहा है, क्लियर है। अभी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। नॉन रिमूवेबल मान लो क्या, सबसे पहला रीजन जो था, मान लो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लफड़ा हो जाएगा भाई पूरा पूरा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो अगर एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो, बट बोथ आर फाइनाइट, एलएचएल आरएचएल दोनों फाइनाइट है, मान लो एक 1 आ गया दूसरा 2 आ गया, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस कहां से होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलएचएल आरएचएल दोनों फाइनाइट है ना, इसीलिए उसको फाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। फाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, समझ में आ रहा है ना। जैसे बॉक्स एक्स शो करता है ना एट इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है, x इक्वल टू 1 2 3 4 -1 0, सारे पॉइंट्स में क्या शो करता है, डिसकंटिन्यूटी शो करता है, जहां पे उसका एलएचएल आरएचएल दोनों फाइनाइट होता है बट दोनों अनइक्वल होने की वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कन्फर्म है। इस एलएचएल आरएचएल को आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप है। समझ में आ रहा है। अभी मान लो एलएचएल आरएचएल में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट हो गया, कोई भी एक अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है या फिर दोनों के दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, हो सकता है ना ऐसे, तब हमें क्या बोलना पड़ेगा कि इसको नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलना पड़ेगा। जैसे 10x का एग्जांपल ले लो, 10x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या दिखाता है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिखाता है ना। ये देख, समझ में आ रहा है ना, ये देख एलएचएल भी इंफिनिटी और आरएचएल माइनस इंफिनिटी में टेंड कर रहा है x इक्वल टू π/2। तो x इक्वल टू π/2 में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट उस डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या है, इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक और नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है जो बहुत फेमस है, मैंने आपको बोल के दिया था, इसका ग्राफ आप चेक कीजिएगा। आप कुछ बच्चों ने मेरे को पूछा था तो मैंने उनको लिंक वगैरह दिया था, पर जो नहीं पूछे तो उनको तो कुछ बोला नहीं। ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, समझ में आ रहा है ना। तो ऑसिलेटिंग टाइप मैंने उधर बोला था, आपका ग्राफ ऐसे दिखाया था मैंने आपको, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। वो कौन है, sin 1/x cos 1/x एट x इक्वल टू 0। ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं। समझ आ रहा है, क्लियर है भाई, है ना, क्लियर। चलो, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का कंप्लीट आइडिया। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं। अभी दो नोट में हम बातचीत करते हैं कुछ। देखो पहला नोट में क्या लिखा हुआ है, every polynomial rational with the denominator is non-zero. Exponential, logarithmic, trigonometric function are always continuous in their domain. जो भी हमने फंक्शन क्लास 11 पार्ट 1 में बेसिक फंक्शन स्टडी किए थे, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, बॉक्स एक्स,
ग्रेड सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल, ये सब आप जानते हो, सबके बारे में, सब अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, एक्सेप्ट बॉक्स एक्स, सिग्नम और फ्रैक्शन पार्ट। समझ में आ रहा है ना? बाकी सब के सब अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बट fx equal to 10x cot x sec x 1/x आर नॉट कंटीन्यूअस ओवर द नंबर लाइन। मतलब पूरा पूरा रियल नंबर लाइन में कंटीन्यूअस वो नहीं है, क्योंकि उनका डोमेन तो पूरा रियल नंबर है ही नहीं ना, वो अपने डोमेन में कंटीन्यूअस है, बट पूरा रियल नंबर में कंटीन्यूअस नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अभी देखो नंबर 2 पॉइंट में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, वो है पॉइंट फंक्शंस। ये फंक्शन जरा ध्यान से देख, रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 2x 2 माइनस x। तो इस प्रकार के फंक्शन का जब मैं डोमेन का बातचीत करने जाऊंगा तो मुझे क्या होगा कि सर दोनों रूट को डिफाइन कर लो। फॉर द टू रूट टू बी एग्जिस्ट x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। अभी दोनों को ही तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बीच में एंड है मतलब इंटरसेक्शन आएगा ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, x इक्वल टू 2। मतलब फंक्शन का डोमेन सिर्फ एक पॉइंट आया, सिर्फ एक पॉइंट। डोमेन इज अ सिंगलटन सेट। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ अगर एक पॉइंट आता है तो x इक्वल टू 2 उसका डोमेन में रहेगा, और x इक्वल टू 2 डालने पे रेंज कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है, आउटपुट का 0 आ रहा है। मतलब 2,0 इज द ओनली पॉइंट व्हिच बिलोंग्स टू द फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? ये फंक्शन सिर्फ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये फंक्शन सिर्फ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी को नहीं। तो ये क्या है, एक पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। अगर फंक्शन का डोमेन एक सिंगलटन सेट है, अगर फंक्शन का डोमेन एक सिंगलटन सेट है, तो इस प्रकार के फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शंस बोलते हैं। और पॉइंट फंक्शंस हमेशा कंटीन्यूअस होता है, बट पॉइंट फंक्शन को हमेशा क्या माना जाता है, कंटीन्यूअस फंक्शन माना जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉइंट फंक्शन एंड इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बिकॉज और बाहर तो बात करने का है ही नहीं ना, और कहीं पे तो वो डोमेन मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो बात कहां पे करोगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो अभी ये फंक्शन देख लो, इसका डोमेन अगर निकालने जाओगे तो आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन आया, इसका डोमेन तो निकालना नहीं आता है हमें। अगर तरीके से देखो तो निकालना आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर गंदे तरीके से देखोगे तो नहीं। आप सबसे पहले बोलोगे सर रूट को डिफाइन होने के लिए तो अंडर रूट को पॉजिटिव होना पड़ता है, सॉरी नॉन नेगेटिव होना पड़ता है। दैट इज sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। बोलोगे सर अगर यहाँ पे दोनों जगह पे sin इनवर्स होता तब तो सॉल्व कर लेते, दोनों जगह पे cos इनवर्स होता तब भी सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे एक जगह पे sin इनवर्स आ रहा है, एक जगह पे cos इनवर्स आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? समझ आ रहा है मेरे बात? क्लियर है? तो थोड़ी देर इंतजार करना, थोड़ी देर इंतजार कर। यहाँ पे क्या ये कॉम्पोजिशन नहीं है, कॉम्पोजिशन है। अंडर रूट के अंदर sin इनवर्स cos इनवर्स है, अंडर रूट को तो डिफाइन किए, अभी sin इनवर्स cos इनवर्स ये भी तो अपने आप में कंडीशन लगा देता है ना, ये भी तो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं ना। तो sin इनवर्स को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, -1 से 1, और cos इनवर्स को डिफाइन होने के लिए 1/x को क्या होना पड़ेगा, -1 से 1, और 1/x को -1 से 1 होना पड़ेगा, दैट इज x को क्या होना पड़ेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होना पड़ेगा। अभी ऐसे ही तो आप आंसर जो होगा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक आंसर मिलेगा, फिर ये आंसर, फिर ये आंसर, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके ही तो इस फंक्शन का डोमेन निकालोगे ना, ऐसे ही तो डोमेन निकालोगे। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते ही तो x का वैल्यू आ गया +-1, और अभी तो इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं हो रहा है। +-1 डायरेक्टली चेक कर दो पुट करके, नहीं आ रहा है क्या, +1 पुट करने के बाद ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या sin इनवर्स 1π/2 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू है क्या, नहीं है। और -1 पुट करने से ये -π/2 आ रहा है, बट ये क्या आ रहा है, -1 पे पाई आ रहा है, तो -π/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो यहां से भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके साथ जब इसका इंटरसेक्शन लिया, अल्टीमेटली होगा क्या, इसको अगर आप सॉल्व भी कर लिए तो सॉल्व करने के बाद जब इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर में x इक्वल टू 1 ही आएगा। तो हम क्यों दो वैल्यू के लिए इतना बड़ा इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, डायरेक्टली चेक कर देते ना, काम खत्म है ना। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस सिस्टम का डोमेन क्या हो गया, सिर्फ x इक्वल टू 1 हो गया। दिस डोमेन इज ए सिंगलटन सेट। x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये π/2, ये कितना 0, तो π/2 - 0 कितना हो जाएगा, √π/2। तो फंक्शन जो होगा वो x इक्वल टू 1 पे कितना देगा, √π/2, दैट इज 1, √π/2 इज
द पॉइंट विच रिप्रेजेंट दिस फंक्शन। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? मतलब ये फंक्शन भी एक पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रहा है? इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? मतलब अगर ऐसा एक फंक्शन मिला जिसका डोमेन आपको सिर्फ सिंगलटन सेट मिल रहा है, सिर्फ सिंगलटन सेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। ऐसा अगर होता है कि 2 पॉइंट मिल रहा है सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ 2 पॉइंट मिल रहा है, तो वो भी हो सकता है कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो भी, उसको भी पॉइंट फंक्शन बोल सकते हो। बेसिकली पॉइंट फंक्शन डिफाइन किया गया है सिंगलटन सेट के लिए, ठीक है? बट अगर 2 पॉइंट मिलता है तो उन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया है ना, x = 2, x = 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे x = 2 पे भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, x = 3 पे भी बोलेंगे, और ओवरऑल डोमेन पे भी फंक्शन को क्या बोलना पड़ेगा? कंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा, ठीक है? ये जितने भी कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में बात कर रहा हूं, क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी जिस बच्चे का क्लियर है वो अपना आप जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। क्वेश्चन तो करना ही होगा, वैरायटी तो डालना ही होगा क्वेश्चन में, ठीक है? उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। बट अगर क्वेश्चन आपने सही से थियरी को सही से पकड़ लिए तो फायदे में बहुत ज्यादा रहोगे, ठीक है? चलो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि हमें कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी चेक करना है ये सारे पॉइंट्स में, 0 से 7 तक जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना, वही लिमिट में भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था आपको, वही क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम, ठीक है? तो बेसिकली आपको कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी करना है, और मैं ये प्रेफर करूंगा कि डिसकंटिन्यूटी चेक करने के साथ साथ उसका टाइप भी आप साथ साथ लिखो कि कौन सा टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, तो आपके लिए अच्छा होगा। जरा ध्यान से देखिए, x = 0, सबसे पहली बात है x = 0। x = मैं ज्यादा चीज लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, ऊपर ऊपर समझाऊंगा, समझ जाओ, लिखना कोई भी कर सकता है, ठीक है? लिमिट में लिख के दिखाया कि कैसे लिखना है, ठीक है? x = 0 पे जरा ध्यान से देखना, ये तो वन साइडेड हो गया ना, क्योंकि लेफ्ट साइड तो है ही नहीं इसका। चलो, तो वन साइडेड अगर हो गया तो सिर्फ इसका कंडीशन क्या बन जाएगा कि अगर यहाँ पे मिस हुआ, इस जगह पे क्लोज रहना चाहिए, मिस हुआ एक चीज, तो अगर यहाँ पे RHL जो है वो अगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है? बट एट x = 0 पे आप देख सकते हो, एट x = 0 आपका RHL जो है वो क्या हो गया? RHL अगर हो गया, RHL पे क्या हो गया, मैं क्या बोलूंगा, 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? किसको टेंड कर रहा है? 1 को टेंड कर रहा है। बट f(0) जो है वो कितना है? 2 है। तो RHL और f(0) तो इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x = 0। फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x = 0। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x = 0 तो उसका टाइप बता दो जरा, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है? तो RHL तो एग्जिस्ट कर रहा है, RHL डिफाइन नहीं है, चलो RHL तो एग्जिस्ट कर रहा है। बेसिकली जो रीजन हो रहा है डिसकंटिन्यूटी का वो क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, व्हिच इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज आइसोलेटेड रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है ना? x = 0 पे क्या है? आइसोलेटेड रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? पक्का? चलो x = 1 पे देखो, x = 1 पे RHL क्या है? 0 है। RHL क्या है? 1 है। LHL 0 है, RHL 1 है, और फंक्शनल वैल्यू भी क्या है? 1 ही है। तो LHL RHL अगर अनइक्वल हो गया तो फंक्शन तो ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। बट LHL RHL दोनों के दोनों फाइनाइट है। अगर दोनों के दोनों फाइनाइट है तो ये कौन सा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया? फाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, यहाँ पे भी एक चीज मिसिंग हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 पे अगर चेक करूंगा तो LHL RHL दोनों के दोनों किधर जा रहा है? 2 पे जा रहा है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंक्शनल वैल्यू x = 2 पे कितना है? 1 है। तो अगेन x = 2 पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट एंड इट्स 2 बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर आइसोलेटेड, क्या डिसकंटिन्यूअस तो होगा ही ना, और कैसा डिसकंटिन्यूअस? आइसोलेटेड रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x = 3 पे तो कोई शक है ही नहीं, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों के तीनों 0 है, तो ये तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है। 4 पे अगर देखो तो LHL बिल्कुल कितना है? 2 दिख रहा है, फंक्शनल वैल्यू भी 2 है, बट LHL कितना है? देखो LHL किधर जा रहा है? इंफिनिटी पे जा रहा है। तो अगर LHL इंफिनिटी पे चला गया, क्या इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो 4 पे डिसकंटिन्यूटी है, और कैसा डिसकंटिन्यूटी? इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है? x = 4 में हो गया।
5 में तो क्लियर नहीं दिख रहा है, इधर से और फंक्शनल वैल्यू तीनों की तीनों क्या है 2 है, तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू दोनों ही 2 के इक्वल है। समझ में आ रहा है? 6 पे भी सबके साथ कंटीन्यूअस दिख रहा है ना? 7 पे फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है, बिकॉज इसका तो आरएचएल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एलएचएल कितना दे रहा है 2 दे रहा है ना ये वैल्यू, और फंक्शनल वैल्यू कितना है 0 है। अगर फंक्शनल वैल्यू और एलएचएल इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, और रीजन क्या हो जाएगा आइसोलेटेड रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ आ रहा है? तो क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे यहां से, ठीक है ना? मजेदार क्वेश्चन है और सिंपल है। लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करना जिस बच्चे को अच्छे से आ गया वो ये सब क्वेश्चन में कभी फंसना दूर की बात है, एक झटके में निकाल देगा। tan इनवर्स 1/x एट x इक्वल टू 0 का अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि इसमें अगर LHL अगर मैं बात करूं तो LHL किधर जाएगा देखो, ठीक है ना? लिमिट क्या हो जाएगा आपका x टेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/x। अभी अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/x की बात करूं तो 1/0 माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी होगा, है ना? 1/0 इंफिनिटी, बट नेगेटिव में है तो माइनस आ गया बाहर, ठीक है? अभी tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी किधर होता है? tan इनवर्स का ग्राफ सभी को याद होता है ना? ऐसे बाउंडेड ग्राफ होता है ना भाई, ठीक है? कहां से कहां तक होता है? tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी में अगर बात करूं तो ये माइनस π/2 को टेंड कर रहा होगा, ठीक है? और ऊपर वाला प्लस π/2 को, तो ये आ जाएगा माइनस π/2। और सिमिलरली अगर मैं आरएचएल का बात किया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा और ये tan इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा, ठीक है? तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, और जिसके कारण इसका आंसर कहीं ना कहीं π/2 को टेंड कर रहा होगा। तो एलएचएल आरएचएल दोनों फाइनाइट है बट नॉट इक्वल है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो नीचे वाले क्वेश्चन में देख लेते जरा। नीचे वाले क्वेश्चन में जरा एलएचएल एक बार चेक कर लो आप, एलएचएल एक बार चेक कर लो आप, ठीक है? एलएचएल क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है? क्या होगा x प्लस 1 बाई बॉक्स ऑफ x प्लस 1। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? अभी अगर 0 माइनस का अगर मैं बात करूं तो ये माइनस 0.001 होगा, तो अगर 0 माइनस यहाँ पे पुट हो गया तो 1 माइनस 0.001 कितना हो जाएगा 0.999, और इसका बॉक्स इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा 0। मतलब सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये तो 0.999 सॉरी 0 माइनस मतलब ये तो माइनस 0.001 होगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला हो जाएगा आपका एग्जैक्ट 0। समझ में आ रहा है ना? ये है आपका अप्रोचिंग 0 ऊपर वाला, और नीचे वाला हो जाएगा एग्जैक्ट 0। जरा ध्यान से देखिएगा वापस, 0 माइनस मतलब माइनस 0.001 अच्छा ये तो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, माइनस 0.001 अगर यहाँ पे डालते हैं तो 1 माइनस 0.001 तो 0.999 हो जाएगा ना भाई, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.001 दैट इज 0.999 का बॉक्स हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका 0.999 डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ 0.999 इज एग्जैक्ट 0। तो ये कहीं ना कहीं किसको टेंड करेगा प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना? और अगर मैं आरएचएल का बात करूं तो आरएचएल क्या हो जाएगा आपका x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ऊपर वाला हो जाएगा 0 प्लस मतलब 1.001 हो जाएगा, और नीचे 1.001 का बॉक्स क्या होगा 1 ही तो होगा ना, ठीक है? तो ये डिवाइड होकर के कितना आ रहा है 1.001 आ रहा है, जिसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आरएचएल तो फाइनाइट आ रहा है बट एलएचएल प्लस इंफिनिटी आ रहा है इस जगह पे 4 पे जिस प्रकार का चीजें हो रहा है। आरएचएल तो फाइनाइट आ रहा है बट एलएचएल प्लस इंफिनिटी आ रहा है। फंक्शनल वैल्यू एक बार चेक कर लो तो x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा 1 बाई बॉक्स ऑफ 1 दैट इज 1 आएगा, ठीक है? तो केस कुछ इस प्रकार से हो गया कि आरएचएल इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बट एलएचएल इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। एग्जैक्टली इसके तरह केस हो गया, ठीक है ना? एग्जैक्टली इसके तरह केस हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्वियसली एलएचएल आरएचएल दोनों में से दोनों तो अनइक्वल होगा ही होगा, और दोनों में से एक भी अगर इंफिनिटी को टेंड करता है तो हम क्या बोलते हैं इसको इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? तो ये हो गया फाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी और ये हो गया इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है बात? समझ आ रहा है ना? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है ना? अभी हम बेसिक थ्योरम्स जो है कंटिन्यूटी के बारे में वो सारे थ्योरम्स को इन डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर हमारा थियरी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। देखो तो कंटिन्यूटी के ऊपर बेसिक कुछ थ्योरम्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं ना। तो उसका कुछ फंडामेंटल बेसिक थ्योरम्स होते हैं, है ना? उस चीज को हम अप्लाई भी कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत काम का चीज है, और उनको इन डिटेल में एक एक थ्योरम का प्रूफ्स और अच्छे से उनको जानना वो भी
कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या बोलता है, देखो अगर fx और gx दो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे, मान लो x इक्वल टू a पे fx और gx दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो fx प्लस माइनस gx या फिर fx इंटू gx या फिर fx बाई gx ये सब के सब भी क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ये कंफर्म है। समझ में आ रहा है मेरी बात? fx और gx अगर दोनों के दोनों x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx और fx डिवाइडेड बाई gx ये सब के सब x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस होगा। बोले तो सर आपको कैसे पता चला? देखो समझाते हैं, ध्यान से देखना। अगर fx और gx कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, तो आप ये जानते हो कि अगर fx कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू a पे, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a विल बी इट्स फंक्शनल वैल्यू। बिकॉज़ अगर ये कंटीन्यूअस है तब तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन को फॉलो करेगा ना भाई। ठीक है, और अगर मैं gx का बात करूं तो लिमिट ऑफ gx x टेंडिंग टू a जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो g ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो फंक्शन जो होगा वो कंटीन्यूअस होगा। fx और gx कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू a बोल के दिया हुआ है, उसका मतलब ये दोनों डेफिनेशन ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? अभी आपको बोला है दोनों का सम बात करो, प्रोडक्ट डिफरेंस कुछ भी चीज पे आप बात करो तो कंटीन्यूअस आपको मिलेगा एट x इक्वल टू a पे। तो अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको इसका चाहिए ना, इसका कंटिन्यूटी चाहिए एट x इक्वल टू a, तो कहीं ना कहीं इसका लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होना पड़ेगा, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना पड़ेगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन लिमिट, उस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक कर पाओगे ना। बिकॉज आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो या नहीं वो आप पहले बताओ। बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आप जानते हो कि लिमिट जो है वो इस प्रकार से ब्रेक हो जाता है अगर fx और gx दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करता है x इक्वल टू a पे। और बिल्कुल आप जानते हो कि फंक्शन पहले से कंटीन्यूअस होकर बैठा है, मतलब दोनों का लिमिट x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और यही आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया, f ऑफ a प्लस माइनस g ऑफ a। तो ये जो f प्लस माइनस जी जो फंक्शन निकला था नया फंक्शन, उसका लिमिटिंग वैल्यू भी उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो चुका है। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं कि f प्लस माइनस gx जो नया फंक्शन जनरेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में भी आप कर सकते हो, और थोड़ा सा लिखना विखना हो जाएगा, वो शीट में लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा, एकदम जरूरी चीज है। ठीक है, हो जाएगा ना भाई। दूसरा चीज है कि अगर fx एक फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस है और gx एक फंक्शन है जो कि डिसकंटीन्यूअस है, तो दोनों का सम या फिर डिफरेंस डिसकंटीन्यूअस होगा, ये कंफर्म है। बोले सर इसको कैसे प्रूव करें? इसको प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। fx तो कंटीन्यूअस है और gx डिसकंटीन्यूअस है, दिया हुआ है। हम मान लेते हैं नया जो फंक्शन है आपका कौन है, fx प्लस माइनस gx, इसको hx मान लेते हैं। मान लेते हैं ये hx जो है वो कंटीन्यूअस है, मान लेते हैं, सपोज ये hx जो है वो क्या है, कंटीन्यूअस है, वो हम मान लिए पहले से। ठीक है, अगर ये hx कंटीन्यूअस है तो देखो ना क्या होगा आगे जाकर के, hx माइनस fx क्या हो जाएगा, प्लस माइनस gx हो जाएगा। अभी डिफरेंस ऑफ hx आपने कंटीन्यूअस मान के आए ऊपर से, और fx कंटीन्यूअस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो डिफरेंस ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस ही तो होगा ना। थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंस ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन विल बी अनदर कंटीन्यूअस फंक्शन, और RHS में gx जो है वो क्या बैठा हुआ है, डिसकंटीन्यूअस। इसका मतलब आप ये बोलने जा रहे हो कि कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन दोनों सेम हो गया, ये तो गलत बात है ना भाई। अगर ये गलत है तो ये क्या हो गया, आपका एजम्पशन जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब आपने क्या एजम्पशन लिए थे, hx एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, जो कि रॉन्ग हो गया, मतलब उसका उल्टा वाला ट्रू होगा, दैट इज hx क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और यहीं से हम स्टेट कर सकते हैं कि fx प्लस माइनस gx जो होगा वो एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इस प्रकार से इन दोनों को प्रूव कर सकते हो, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आराम से, अभी तक तो पूछे नहीं गए बट पूछे जा सकते हैं। प्रूफ तो मैंने आपको समझा दिया, वही चीज शीट में अच्छे से लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये काफी जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी आ सकता है। समझ आ रहा है? कंडीशन क्या याद रखना है कि अगर दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है तो दोनों का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, हमेशा कंटीन्यूअस होगा। मतलब fx और gx अगर किसी पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो गया तो fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इनटू gx एंड fx डिवाइडेड बाय gx प्रोवाइडेड gx शुड बी नॉन जीरो, ये चारों के चारों हमेशा कंटीन्यूअस होगा उस पॉइंट पे जहां पे fx और gx कंटीन्यूअस था, दैट इज x इक्वल टू a पे। ये पहला चीज आपका दिमाग में फिट होना चाहिए। दोनों अगर कंटीन्यूअस हो गया तो सम, डिवीजन, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन सब के सब कंटीन्यूअस होगा।
अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस हुआ तो दोनों का सम या फिर दोनों का डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होगा, कंफर्म है। क्या बोला? अगर एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे, तो दोनों का सम या फिर दोनों का डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होगा, कंफर्म है। बट दोनों का प्रोडक्ट या फिर दोनों का डिवीजन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। उस चीज के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये देखो नंबर 3, इफ fx is continuous and gx is discontinuous then we cannot comment about fx into gx or fx divided by gx। समझ आ रहा है? और अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है तब ना सम के बारे में कोई कमेंट कर पाओगे, ना डिवीजन के बारे में कर पाओगे, ना प्रोडक्ट के बारे में कर पाओगे, ना सब्ट्रैक्शन के बारे में कर पाओगे। कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो खेल पूरा पूरा समझ आ गया ना कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है एक पॉइंट पे तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन सबके सब कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। अगर एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे तो सम और डिफरेंस तो डिसकंटिन्यूअस होगा, कंफर्म है, बट प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे तो ना सम के बारे में कुछ बोल सकते हो, ना डिफरेंस के बारे में कुछ बोल सकते हो, ना प्रोडक्ट, ना डिवीजन के बारे में कुछ बोल सकते हो। ठीक है? सबके सब आपको चेक करके बोलना होगा। ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल, fx कंटिन्यूअस और gx डिसकंटिन्यूअस है तो fx into gx या फिर fx by gx के बारे में हमें बातचीत करना है। जैसे देख fx इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू 0 में क्या है? कंटिन्यूअस है या नहीं? बिल्कुल कंटिन्यूअस है। gx इक्वल टू सिग्मा मैक्स, x इक्वल टू 0 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अरे डिसकंटिन्यूअस है ना भाई सिग्मा मैक्स, ऐसे होता है ना, बराबर डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है? बट अगर मैं fx into gx का बात करूं तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज fx into gx जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा? x क्यूब सिग्मा मैक्स आएगा। x इक्वल टू 0 का LHL चेक करो या RHL चेक करो, 0 into 1 हो या फिर 0 into -1 हो, आंसर तो 0 ही आएगा। तो LHL RHL दोनों 0 के इक्वल हो रहा है और फंक्शनल वैल्यू भी x इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है? 0 ही तो दे रहा है ना। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट ऐसे और आप फंक्शन लो, दूसरा कोई फंक्शन लो, यहाँ पे आप मान लो दूसरा कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे तो कंटिन्यूअस हो गया ना। दूसरा कोई एग्जांपल अगर मैं सेट करने का प्रयास करूं तो आप ध्यान से देख सकते हो। जैसे मान लो ऐसे x sin 1/x, ध्यान से देखो ना, ये x तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाता है, ये x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ऑसिलेटिंग लिमिट। बट दोनों का प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट का लिमिट अगर चेक करेंगे LHL हो या RHL हो, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा ना x इक्वल टू 0 पे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और अगर दूसरे एग्जांपल्स आप लेते हो तो आपको ये भी मिल सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो डिसकंटिन्यूअस भी हो रहा है। जैसे और अगर मैं सोचता हूं कि प्रोडक्ट जो है वो अगर डिसकंटिन्यूअस मुझे दिखाना है तो आप ये सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे सिग्मा मैक्स ना करके आप 1/x⁴ कर दो, 1/x⁴ कर दो। fx x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस, gx x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस, बट fx into gx करेंगे तो क्या आएगा? 1/x। क्या ये कंटिन्यूअस होता है x इक्वल टू 0 पे? नहीं, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो देख रहे हो ना, किसी एग्जांपल में कंटिन्यूअस हो रहा है तो किसी एग्जांपल में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। मतलब अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उन दोनों का प्रोडक्ट या फिर उन दोनों का डिवीजन के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे कि वो डायरेक्टली कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे बोल के हमें हमेशा चेक करके आंसर को देना पड़ेगा। ठीक बात है? क्लियर है? अभी देखते चलो 4th पॉइंट, एक दोनों के दोनों फंक्शन अभी डिसकंटिन्यूअस है तो सम, प्रोडक्ट या फिर डिवीजन किसी के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर पाओगे। नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस, मे नॉट बी कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना? जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो tan x और sec x दोनों के दोनों x इक्वल टू π/2 में क्या होता है भाई? दोनों के दोनों x इक्वल टू π/2 में क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। बट दोनों का डिवीजन चेक करो, tan x by sec x कितना आ जाएगा? sin x। sin x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। समझ में आ रहा है? दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे और एग्जांपल अगर आप सेट कर देते हो तो आपको उल्टा चीज मिल जाएगा। जैसे यही एग्जांपल अगर आप ले लेते हो कि fx तो fx जैसे 1 जैसे मैं ऐसे ले लेता हूं, fx से 1/x⁴ और gx से 1/x³। समझ में आ रहा है ना? तो fx भी x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस, gx भी डिसकंटिन्यूअस। fx by gx अगर मैं चेक करता हूं तो क्या आएगा? 1/x आ गया, जो कि वापस डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पे देख रहे हो डिवीजन ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पे देख रहे हो डिवीजन ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो क्या आप कमेंट कर पाओगे? नहीं, आपको हमेशा चेक करके आंसर देना पड़ेगा। और एग्जांपल्स लिख के दिया, देखो fx
सिग्नम एक्स सॉरी बॉक्स एक्स मान लो किसी भी इंटीजर पॉइंट मान लो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे बॉक्स एक्स क्या है? डिसकंटीन्यूअस है। फ्रैक्शन पार्ट क्या है? डिसकंटीन्यूअस है। दोनों को सम करो फ्रैक्शन पार्ट प्लस बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा? x। क्या x इक्वल टू 1 पे डिसकंटीन्यूअस है? नहीं, ये क्या है? कंटीन्यूअस है। तो सम ऑफ टू डिसकंटीन्यूअस फंक्शन अगेन क्या बन गया? कंटीन्यूअस बन गया। समझ में आ रहा है ना? बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हो सकता है जहां पे सम ऑफ टू डिसकंटीन्यूअस फंक्शन क्या बन जाएगा? डिसकंटीन्यूअस बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? यहां पे एक और एग्जांपल लिया, देख fx डिफाइन करके दिया। इस प्रकार की एग्जांपल मैंने लिमिट में भी आपको दिखाया था। fx का वैल्यू 1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx का वैल्यू -1 है जब x लेस देन 0। यहां पे gx का वैल्यू -1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, gx का वैल्यू 1 है जब x लेस देन 0। समझ आ रहा है मेरे बात? क्लियर है? तो अगर मैं fx प्लस gx का बात करूं तो x ग्रेटर देन 0 वाले इंटरवल में दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 1 -1 0, और x लेस देन 0 वाले इंटरवल में दोनों को सेम इंटरवल में ऐड करते जाएंगे ना, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। मतलब fx प्लस gx का आंसर 0 मिल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अगर 0 मिल रहा है तो ये तो हमेशा कंटीन्यूअस होगा ना भाई। बट अगर मैं यहां पे देखूं, इसका ग्राफ अगर बनाऊं, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 हो रहा है और इधर के लिए ये -1 हो रहा है। इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये क्या हो रहा है? -1 हो रहा है और इधर के लिए ये 1 हो रहा है। क्या x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी है? कंटिन्यूटी नहीं है। लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड कंटिन्यूटी है, बट हकीकत में x इक्वल टू 0 में दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। fx एंड gx दोनों के दोनों फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। बट स्टिल आप देख रहे हो दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो यही है आपका बेसिक थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी का कंक्लूजन। बोले तो कंक्लूजन में वापस याद करा रहा हूं, वो क्या है? पूरा डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो माइंड पे रख कि अगर दोनों फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो गया, अगर दो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो गया, सेम पॉइंट का बातचीत चल रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर fx gx दोनों के दोनों x इक्वल टू a पे कंटीन्यूअस है तो दोनों का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, हमेशा कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। अगर दोनों के दोनों में से एक कंटीन्यूअस हुआ किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे और दूसरा डिसकंटीन्यूअस हो गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे, तब हम बोल सकते हैं कि fx और gx का जो सम और डिफरेंस होगा वो डिसकंटीन्यूअस होगा, कंफर्म है। बट दोनों का प्रोडक्ट या डिवीजन के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, उनको हमेशा चेक करके आंसर देना पड़ेगा। ठीक बात है? फिर लास्ट में हमारे पास ये आता है कि अगर दोनों के दोनों डिसकंटीन्यूअस हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो fx प्लस gx हो, fx माइनस gx हो, fx इंटू gx या फिर fx डिवाइडेड बाय gx, किसी के बारे में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे विदाउट चेकिंग। समझ में आ रहा है ना? बिना चेक किए हम किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें fx और gx को सबट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा या ऐड करके या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके चेक, जो नया फंक्शन बनेगा उसका कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू निकाल करके प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा क्या इक्वल हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हम कमेंट कर देंगे कि वो कंटिन्यूअस है, अगर नहीं हो रहा है तो हम कमेंट करेंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? पक्का? चलो, तो अभी देखो, अभी आपका शीट में और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स 4 के बाद ये 4 नंबर खत्म हो गया, 5 6 7 और 3 पॉइंट मिलेगा। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं ना ये सब चीजें। जैसे 5th वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, इफ fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन देन मॉड्यूलस ऑफ fx इज आल्सो कंटीन्यूअस। ठीक है? तो fx अगर कंटीन्यूअस है अपने डोमेन में तो मॉड ऑफ fx अपना आप क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस होगा। बिकॉज मॉड ऑफ fx होने से फंक्शन में क्या चेंजेस आएगा आप याद करो ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चेंजेस आएगा? फंक्शन का नीचे वाला हिस्सा इरेज होकर उसका रिफ्लेक्शन चला जाएगा ऊपर। ठीक है? तो उसके लिए क्या फंक्शन ब्रेक थोड़ी ना हो रहा है, ब्रेकिंग तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है? अगर f ऑफ mod x का बात करूं तब शायद ब्रेकिंग वगैरह हो सकता है, बट अगर mod ऑफ x का बात करूं तो ब्रेकिंग नहीं होगा, डायरेक्टली नीचे वाला हिस्सा कंटिन्यूएशन में ही रहेगा बट ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तब जाकर के हमें इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलना पड़ेगा? कंटीन्यूअस बोलना पड़ेगा। उसका प्रूफ आपका शीट में दिया हुआ है, एक लाइन का प्रूफ है, आप देख लीजिएगा। अगर आने का चांसेस बहुत कम है, अगर आना मतलब आपका किस्मत खराब हो तो आ सकता है ये सब। ठीक है? 4 मार्क का प्रूफ करने के लिए आ सकता है, वहां पे आप फंस सकते हो। ठीक है? तो ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल देके भी दिया है ना, तो fx जहां पे डिसकंटीन्यूअस है बट मॉड ऑफ fx करने के बाद वो 1 आ जाता है ना, तो वो कंटीन्यूअस हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का सर? चलो, उस नोट में जो मैंने एग्जांपल देकर के दिया उसमें
क्या बताया जा रहा है कि इस थ्योरम का कन्वर्स बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, इस थ्योरम का कन्वर्स। क्या बच्चे अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, मैं कुछ सिखाता हूं तो वो कुछ और सीखते हैं। मैं सिखा रहा हूं कि fx कंटीन्यूअस है तो मॉड ऑफ fx कंटीन्यूअस होगा। वो ख्याली पुलाव मन में बना लेगा कि सर ने ऐसे बोला है तो शायद ऐसे भी होगा कि अगर मॉड fx कंटीन्यूअस है तो fx भी कंटीन्यूअस होगा शायद। ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें मन में बना लेगा, जो कि गलत बात है। ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ है द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो मॉड ऑफ fx, या फिर इसको इस तरीके से भी बच्चे ट्रीट कर लेते हैं कि मैंने बोला fx कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। अगर fx कंटीन्यूअस होता है एट x इक्वल टू a तब मॉड ऑफ fx कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। बस इतना सा चीज मैंने बोला। बच्चे कभी कभी ये समझ जाते कि अगर fx डिसकंटीन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू a तब भी मॉड fx जो है वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू a। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं जो आपका शीट में गिवन है। देखो मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बोल रहा हूं, डिसकंटिन्यूटी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ये स्टेटमेंट ही पूरा आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा चीज खुद से बना करके सोचना सही नहीं है। ठीक है, अगर सोचते हो तो प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, डिस्कस करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, एक फंक्शन मैं बना देता हूं, जैसे मान लो ग्राफ से ही बनाता हूं। चलो fx जो है वो 1 है जब x ग्रेटर देन 0 है, -1 है जब x लेस देन 0। ठीक है ना, क्लियर भाई? -1 है जब x लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर मैं बनाया तो क्या बनाऊंगा, 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड -1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से मॉड ऑफ fx, यहां पे तो क्लियरली दिख रहा है कि fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं मॉड ऑफ fx का बात करूं तो ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्शन होकर के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन x इक्वल टू 0 पे हमेशा क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्योंकि आप जानते हो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो होता है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो ये भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से मॉड ऑफ fx भी क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। ठीक है, बट आप अगर उस प्रकार से रूल बना देते हो कि fx अगर डिसकंटीन्यूअस है तो मॉड fx भी डिसकंटीन्यूअस होगा, ये गलत हो गया ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो जो बताया जा रहा है उसी चीज को सीखो, है ना। फालतू में अनावश्यक चीजें सोचने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वही चीज मेरे को बोलना था, है ना, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी देखो नंबर 6 और 7 में ऐसी चीजें भी आपको बोल के दिया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, कि किस प्रकार से करोगे। जैसे पहले मैंने आपको नोट में लिख करके दिया था ना कि आपका जो बेसिक फंक्शंस था, पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन, फिर लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब के सब अपने डोमेन में कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो अगर प्रूफ करना चाहते हो तो बोर्ड एग्जाम में उसको किस प्रकार से प्रूफ करोगे, बेसिकली आपको खींच करके लंबा बनाना है ना। अगर मैं जेई पे तो प्रूफ करने कभी नहीं देगा ये सब, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ से ही अंडरस्टूड है। ठीक है ना, तो अगर बोर्ड एग्जाम में कभी आपको प्रूफ करने दिया गया है तो किस प्रकार से आप करोगे, किस प्रकार से उसका हैंडल करोगे, वही मैं दिखा रहा हूं। जैसे मैं 2 केस में दिखा देता हूं, अगर 2 केस में दिखा देता हूं तो बाकी सारे केस आप खुद से कर लोगे, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है, एक लॉगरिथमिक बता देते हैं और एक आपका साइनोसॉइडल बता देते हैं जो आपका शीट में प्रेजेंट है। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको प्रूव करना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल टू a पे क्या है, कंटीन्यूअस है। समझ में आ रहा है? तो पहले जो लिखना है वो तो आप लिखोगे। मुद्दे का चीज, इसको अगर कंटीन्यूअस प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना होगा, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू विल बी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस log ऑफ x। ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा log ऑफ a। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, अभी ये वन साइडेड लिमिट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए इसका सिर्फ मैं क्या बात कर रहा हूं, आरएचएल पे बातचीत कर रहा हूं। आप जानते हो कि अगर वन साइडेड है और आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू अगर आपने इक्वल दिखा दिए तभी हम उस पॉइंट पे फंक्शन को कंटीन्यूअस आराम से बोल सकते हैं। एलएचएल का कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इस चीज को आपको क्या दिखाना है, लॉग ऑफ ए के इक्वल दिखाना है। ठीक है ना, तो ये सॉल्व होकर के आपके पास क्या आ गया, लिमिट ऑफ लॉग एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है ना, एक्स, अरे सॉरी, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस क्या बोल रहा हूं, ए प्लस। ए प्लस अगर बात करते हो तब तो आरएचएल का जरूरत नहीं होगा, एलएचएल भी आप कर सकते हो, बट एक करके दूसरा अगर दिखा दोगे सिमिलरली तो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लिख के भी दिखा सकते हो, अगर आपके पास समय है तो आप सिमिलरली करके भी, मतलब एलएचएल जो है उसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। बेसिकली ये मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, आरएचएल। मतलब अगर यहाँ पे 0 होता तब तो एलएचएल एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर यहाँ पे 0 ना होकर के दूसरा वैल्यू है तो एलएचएल एग्जिस्ट करेगा। अगर आप जनरल प्रूफ कर रहे हो तो आपको एलएचएल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आरएचएल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे ये आएगा। अभी यहां से अगर मैं क्वेश्चन में सॉल्व करता तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर 2 प्लस होता मैं log 2 लिख देता आंसर,
ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क दे रहा है प्रूफ करने, आप डायरेक्टली यहां से log a लिख दोगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसको लंबा खींचने का अंदाज जो है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे उसको लंबा करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। लंबा करना है मतलब एज को इंट्रोड्यूस करा दो, अपना चीजें लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एज टेंडिंग टू 0 है ना, f ऑफ a प्लस h होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a प्लस h हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, बस खत्म, है ना। आरएचएल का डेफिनेशन ये भी तो है, और ये भी तो बता के दिया था ना आरएचएल का डेफिनेशन लिमिट में, याद करो ना भाई। तो h टेंडिंग टू 0, यहां से मैंने a कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस h बाई a हो गया ना भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए एक बार, log ऑफ m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log ऑफ n। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। चल अभी जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इस लिमिट को ब्रेक करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, log ऑफ h टेंडिंग टू 0 होगा ऑब्वियसली, log ऑफ a एक लिमिट होगी और दूसरा हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई a, ठीक है। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली क्या आ गया, log ऑफ a आ गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देख log ऑफ 1 प्लस fx डिवाइडेड बाई fx का बंदोबस्त मैंने कर ली h बाई a से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 1 प्लस fx बाई fx का फॉर्मेट था ना लिमिट में, याद है आपको। तो इसको आप प्रॉपर्ली ब्रेक करो, log ऑफ 1 प्लस h बाई a डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई a इनटू ये हो गया ब्रेक h टेंडिंग टू 0 h बाई a। समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा log ऑफ a, और ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। ब्रैकेट में तुम लिख दोगे as h is tending to 0 therefore h by a is also tend to 0। तो ये log है, log of 1 plus fx by 1 log of 1 plus fx by fx हो गया, और जहां पे fx tending to 0 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो गया, और यहाँ पे h tending to 0 h by a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 हो गया, तो 0 plus log a will be log a, और log a आपका क्या है, फंक्शनल वैल्यू। समझ में आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ गया, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ गया। अगर सिमिलरली आपके पास समय है तो आप एलएचएल भी निकाल के दिखा देना, अदरवाइज सिमिलरली लिख दोगे तो हो जाएगा। एलएचएल में यहाँ पे a माइनस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आएगा, बस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। जो एडजस्टमेंट करोगे वो भी किससे करोगे, माइनस h बाई ए, माइनस h बाई ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर ये भी 0, ये भी 1, 0 इंटू 1 1, तो अल्टीमेटली आंसर log ऑफ a ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप चीजों को लंबा करके 4 मार्क का आंसर इसको बनाओगे, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन करना है तो डायरेक्टली आप log ऑफ a यहां से लिख सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है ये सब करने का, ठीक है ना। बट अगर प्रूफ करना है तो आपको नंबर के लिए ये सब करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आप ये सब चीजें करें, ठीक है। समझ में आ रहा, क्लियर है। सिमिलरली अगर यहां पे तेरे को आरएचएल चेक करना है sin x का, जनरल प्रूफ कर रहे हो ना, तो x टेंडिंग टू a प्लस sin x अगर करना चाहते हो तो यहां से तो डायरेक्टली sin ऑफ a लिख सकते हो, ठीक है ना। बट फिर जबरदस्ती इसको मैं h टेंडिंग टू 0 sin ऑफ a प्लस h लिखूंगा। जैसे ही sin ऑफ a प्लस h लिख लिया तो क्वेश्चन लंबा हो गया ना, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, sin a cos h प्लस cos a sin h। समझ में आ रहा है, क्लियर है। h टेंडिंग टू 0 डालो तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा आपका sin ऑफ a, जो कि फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आप एलएचएल कर लेना तो यहाँ पे a माइनस h का फॉर्मूला लग जाएगा, बस बीच में माइनस आएगा, कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, आंसर sin ही आएगा जो कि f ऑफ a के इक्वल है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना भाई, पक्का। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डिस्कशन अबाउट थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी का जो भी बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स है उसके ऊपर बातचीत कर ली हमने। बेसिक पहला 4 थ्योरम जो है उसको अच्छे से समझिएगा आप, है ना, प्रॉपर्ली, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 5 6 7 पॉइंट में जो भी प्रूफ्स दिया गया है वो आप बोर्ड एग्जाम के लिए एक बार, आया तो नहीं आज तक, कब आएगा भगवान जाने, बट एक बार प्रूफ जो है उसको करने का प्रयास कीजिएगा आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको एज वाला डेफिनेशन ज्यादा चलता है, और ऑब्वियसली 4 मार्क के लिए आप एक लाइन लिखने से 4 मार्क तो देगा नहीं ना, आपको लंबा खींचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस चीज को लंबा कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो लिखना विखना सब कुछ सेम है, और शीट में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी कंसेप्चुअल जितना भी पॉइंट है सब कुछ मैंने कवर कर दिया। अभी एक और पॉइंट आखिरी डिस्कशन मेरा बाकी है, वो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के ऊपर बात करना बाकी है, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, फिर हम अगले लेक्चर पे हमारा क्वेश्चंस जो है उसको इन डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो ये एक नोट है, देखो, ये बेसिकली आप समझने का प्रयास करो।
बॉक्स के बारे में है बेसिकली नोट, बाकी कंपोजिट फंक्शंस में भी आप ऐसे सोच सकते हो। कंपोजिशन का कंसेप्ट छोड़ो अभी, पहले इस चीज को समझो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बॉक्स एक्स डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है इंटीग्रल पॉइंट्स में, वो होता है आप सभी जानते हो। तो कभी अगर मैंने बॉक्स ऑफ एफ एक्स का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पूछा तो आप क्या बोलोगे कि बॉक्स ऑफ एफ एक्स उन पॉइंट्स में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जहां पे एफ एक्स इंटीजर हो रहा है, क्योंकि बॉक्स एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, इंटीग्रल पॉइंट्स में। तो बॉक्स ऑफ एफ एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जहां पे एफ एक्स इंटीजर हो रहा है, जहां पे एफ एक्स इंटीजर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, जहां पे एफ एक्स इंटीजर हो रहा है, मतलब फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इंटीजर, उन एक्स के वैल्यूज के लिए बॉक्स ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बट ये तभी कर पाओगे जब एफ एक्स जो होगा वो एक मोनोटोनिक फंक्शन होगा, या तो मतलब जहां पे आप चेक कर रहे हो या तो उस जगह पे उस पूरा इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों साथ साथ हो रहा है तब आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को, और उसके बाद ही चेक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी कहने का मतलब आपको क्या मिलता है, अगर आप पॉइंट नंबर 1 डायरेक्टली बिना सोचे लगा देते हो, किताबों में तो आपको ये मिल जाएगा बट ये नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसके लिए आपको सही से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, है ना, बॉक्स ऑफ एफ एक्स जो है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या बोल रहा है कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर उसी जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे एक्स स्क्वायर इंटीजर हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर इंटीजर कहां पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, फिर √2 पे हो रहा है, फिर √3 पे हो रहा है, सॉरी +-1 +-√2 +-√3, फिर +-2 आएगा, फिर +-√5 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये सारे पॉइंट्स में बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस। बट हम जानते हैं कि एफ एक्स नॉन मोनोटोनिक अगर होता है, आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 ये दोनों अलग अलग इंटरवल में मोनोटोनिक होता है, बट थ्रू आउट रियल नंबर लाइन ये मोनोटोनिक नहीं होता है। तो थ्रू आउट रियल नंबर लाइन पे अगर आप ये सारे पॉइंट्स बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। चलो डिफाइन करके मैं इसको दिखा देता हूं। तो आप जैसे ही सोचोगे अगर x ग्रेटर देन 0 या फिर इस रेंज में कोई भी इंटरवल में पूछता है तब तो आप डायरेक्टली कर लोगे तो हो जाएगा, या फिर x लेस देन 0 वाले में कर लोगे डायरेक्टली तो हो जाएगा। बट अगर थ्रू आउट रियल नंबर जो पूछा है जहां पे फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होने का पूरा चांस बन रहा है, उस जगह पे आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करके करना ही बेहतर है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो किस प्रकार से डिफाइन करूंगा, मैं जानता हूं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा तो बॉक्स का आंसर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, जहां पे 2 पे इक्वालिटी है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, एंड सो चलता जाएगा ऐसे। और इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता बिकॉज एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स का वैल्यू 0 आ गया जब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -1 से 1 हो गया। जब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -1 से 1, क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके तो वही मिलेगा ना आंसर। इसका आंसर 1 हो गया जब x का वैल्यू क्या हो गया, 1 से √2 और -√2 से 1, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। ठीक है, फिर x का वैल्यू अगर मैं अगला इंटरवल में सोचा दैट इज -√3 से -√2 यूनियन √2 से √3, इस इंटरवल में इसका आंसर 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो जरा ध्यान से देखो, इसका ग्राफ आप समझ जाओगे। -1 से 1 पूरा इंटरवल में इसका आंसर कितना, 0। बट -1 और 1 पे क्या है, ओपन होगा। समझ में आ रहा है ना, पूरा इंटरवल में इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 से √2 में इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, और -1 से -√2 इधर भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। बट 1 पे क्लोज होगा और √2 पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का? फिर √2 से √3 में ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 पे तो ओपन रहेगा बट √3 पे क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का? तो इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा। फिर इधर ऐसे बढ़ेगा, इधर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है ना, y = x² कुछ ऐसे था ना आपका, इसका शेडो गिरता जा रहा है, देखो स्टेप फंक्शन होता जा रहा है ना।
समझ में आ रहा है ना? तो अभी जरा आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करो, तो 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है, √2 पे भी डिसकंटिन्यूअस, √3 पे भी डिसकंटिन्यूअस, -1 पे, -√2 पे, -√3 पे, सब जगह पे डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। बट क्या आपको 0 पे डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है ग्राफ? नहीं, 0 पे क्या मिल रहा है? कंटिन्यूअस मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अगर आप बिना समझे बोल दोगे कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर उसी जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे एक्स स्क्वायर इंटीजर बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर तो 0 पे भी इंटीजर बन रहा है, बट क्या 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, 0 पे ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे ये चीज फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मोनोटोनिसिटी के बारे में ध्यान नहीं दिया। मोनोटोनिक अगर फंक्शन जिस इंटरवल में आपको चेक करना है उस जगह पे अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो डायरेक्टली ये रूल आप नहीं लगा सकते हो, तब आपको इस प्रकार से फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन करके फिर करना होगा। ठीक है, बट आप बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब के बारे में करके देखो। बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब को इस रूल से बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब उसी जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे एक्स क्यूब इंटीजर है, और अगर डिफाइन करके करोगे सेम चीज आएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब जो फंक्शन है वो क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो यहां तक हमने कंटिन्यूटी के बारे में जितना भी बेसिक थ्योरी पोर्शन था सब कुछ आज का ये पहला लेक्चर कंटिन्यूटी में कवर कर लिए। ये कंप्लीट हो चुका है। अभी समय है हमारा कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो अगले लेक्चर पे मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कंटिन्यूटी का कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और अच्छे से लिख करके प्रॉपर्ली बताएंगे कि किस प्रकार के बोर्ड्स में आपको आंसर करना है इन सारी चीजों को। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं। अलविदा।